हेलो बच्चों। तो जो इस वीक ये सॉरी एक दो दिन में जो बच्चों ने मुझे प्रॉब्लम भेजी हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की और इससे पहले भी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स मेरे पास आप लोगों की आई हैं। मैं एक बार इसका पूरा कॉन्सेप्ट और इस पे जिस तरीके के सवाल भी आपके सामने आ सकते हैं मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगा। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली है क्या बच्चों, जैसे ये एक लूप है, क्लोज्ड लूप, और यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है। मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा हो, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, जो टाइम के साथ बदल रहा है। तो बच्चों, अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बदल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन है, तो फ्लक्स भी टाइम के साथ बदल रहा होगा, क्योंकि आप तो जानते हैं कि फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो फ्लक्स भी टाइम के साथ चेंज होगा, और जब फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगा तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा, जो कि फैराडेज लॉ जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है। और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से, क्योंकि क्लोज्ड पाथ अवेलेबल है, तो एक करंट भी आ जाएगी, और उस करंट को कैलकुलेट करने का तरीका होगा सोर्स अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पाथ। इस तरह से वो करंट आ जाएगी। सो करंट बेसिकली है क्या? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो आप अपनी कन्वेंशनल करंट को एंटी क्लॉकवाइज मानते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो लूप है, इस लूप में इलेक्ट्रॉन्स घूमने लगते हैं। मान लो कि ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में, एक एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो कि जो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको दे रखा है, ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। तो अगर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो फैराडेज जो लॉ हैं वो कहते हैं अपोज द कॉज। तो अंदर की तरफ बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करना है, इसका मतलब अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ने नहीं देना, मतलब बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है, और वो एंटी क्लॉकवाइज करंट करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ इस सिचुएशन में जो इंड्यूस्ड करंट आएगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगी। एसी नहीं लिखा है, एंटी क्लॉकवाइज लिखा है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आएगी, और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगी तो जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से चलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन रुके हुए थे वो चलने लगे, इलेक्ट्रॉन्स के पास एक स्पीड आ गई। बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन्स के पास एक स्पीड आ गई तो जो इलेक्ट्रॉन रुके हुए थे, जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हुआ करती थी, वो चलने लगे तो उनके पास एक काइनेटिक एनर्जी आ गई। इसका यह मतलब हुआ कि काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई। लेकिन आप तो जानते ही हो कि मैग्नेटिक फील्ड कभी वर्क नहीं करता। मैग्नेटिक फील्ड का वर्क ज़ीरो होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड का वर्क जीरो होता है और वर्क एनर्जी थ्योरम से मैं वर्क वर्क को क्या लिख सकता हूँ? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर वर्क जीरो है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होना चाहिए था, लेकिन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है, उसकी तो एक वैल्यू है, उसकी वैल्यू है हाफ एम बी स्क्वायर। तुम्हें समझ में आया मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा बच्चों, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बिल्कुल आंखें बंद करके सुनो। मैंने ये कहा कि अगर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ रहा है, तो बच्चों इनवर्ड फ्लक्स भी बढ़ेगा, क्योंकि फ्लक्स बी ए कॉस थीटा होता है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। और अगर इनवर्ड फ्लक्स बढ़ेगा, ऑब्वियसली कॉस थीटा जीरो ना हो। अगर इनवर्ड फ्लक्स बढ़ेगा तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, या अपोज द कॉज, इंड्यूस्ड करंट अपोज द कॉज बाय विच इट इज प्रोड्यूस्ड। तो बढ़ते हुए, अंदर की तरफ बढ़ते हुए फ्लक्स का अपोज करना होगा, अंदर की तरफ फ्लक्स को बढ़ने नहीं देना है। तो अगर अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो बाहर की तरफ प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिससे कि नेगलेक्ट होता रहे इफेक्ट। और बाहर की तरफ फ्लक्स कब प्रोड्यूस होगा? वो एंटी क्लॉकवाइज करंट से होगा। ऐसा हम मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ते हैं। तो ये रिवीजन वीडियो है। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि ये कोई क्रैश कोर्स थोड़ी करा रहा हूँ मैं तुम लोगों को, क्रैश तो मैं पढ़ाता भी नहीं। तो क्रैश कोर्स नहीं करा रहा, पूरे साल जो बच्चे पढ़े हैं, जिन्होंने पूरे साल किताबें खोली हैं, मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूँ। तो बच्चों, अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट आ गई तो करंट तो कन्वेंशनल करंट है, वो तो हमारा कन्वेंशन होता है जो हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट लेते हैं। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसा होगा? क्लॉकवाइज।
इसका मतलब इस लूप में क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन्स चलने लगेंगे। अब तुम मुझे एक बात ये बता दो कि इलेक्ट्रॉन अगर चलने लगेंगे तो इसका मतलब जो रुके हुए इलेक्ट्रॉन थे वो चलने लगे, तो किसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0 से हो गई ½ mv²। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया। और अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया तो फिर मैं तो ये जानता हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कभी वर्क नहीं करता, और वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क को हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी को 0 होना चाहिए था चेंज में, लेकिन वो तो ½ mv² है। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड को छोड़कर यहाँ कोई और भी है। वो कौन है? वो है इलेक्ट्रिक फोर्स। लेकिन बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड से आएगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स 100% है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड चेंज हो रही है, और चार्ज पार्टिकल की स्पीड को तो इलेक्ट्रिक फोर्स ही चेंज करता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स आया है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड से आएगा। तो मैंने तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया ही नहीं, अप्लाई किया ही नहीं, लेकिन वो अपने आप आ गया। तो इससे हमें क्या पता चला? ये जो मेरा सबसे पहला पॉइंट है, इससे हमें ये पता चला कि जब कोई टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, जब कोई ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होता है जो टाइम के साथ साथ बदलता है, तो वो क्या प्रोड्यूस करने लगता है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लिखा है पहला पॉइंट? यहाँ हेडिंग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ना हेडिंग, तो उसका पहला पॉइंट लिखा है मैंने प्रोड्यूस्ड बाय, मतलब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम के साथ साथ बदलता हो, उससे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। आगे क्या लिखा है? नॉट बाय स्टेशनरी चार्ज, क्योंकि जब बच्चा 12th क्लास में आता है तो उसको पहले ही लेक्चर में ये पढ़ाया जाता है कि स्टेशनरी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, चलता हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, और एक्सेलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस करता है। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पर मेंशन किया, अगर कोई आपसे ये कहे कि एक ऐसा डिफरेंस बताइए जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को आपके नॉर्मल जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं, जेन्युइन इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप पढ़ते हैं और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप पढ़ते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है? तो आप बताएंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो स्टेशनरी चार्ज से प्रोड्यूस होता है, जबकि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस होता है। दूसरी बात, ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये नॉन कंजर्वेटिव होता है नेचर में। कैसा होता है? नॉन कंजर्वेटिव। जबकि जो जेन्युइन इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हो वो कंजर्वेटिव होता है नेचर में। ओके, तो क्यों क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? देख, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ ना कि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन चल के जहाँ से चला था वापस वहीं आ जाएगा, करंट तो क्लोज्ड पाथ पे चल रही है। तो जहाँ था अगर वहीं पे वापस आ जाएगा तो फिर उसका तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, है ना? और डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो फिर अगर कंजर्वेटिव फोर्स लगा हुआ होता तब तो वर्क 0 हो जाना चाहिए था, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस के वर्क के क्लोज्ड पाथ पर 0 होते हैं, है ना? सिर्फ एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ही ऐसे होते हैं जिनके जो वर्क हैं वो क्लोज्ड पाथ पर 0 नहीं होते। इसका मतलब ये कैसा हुआ? नॉन कंजर्वेटिव हुआ नेचर में। आगे क्या लिखा है मैंने? ये क्लोज लूप बनाता है। और जो आपका जेन्युइन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हो, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता, क्योंकि उसमें आप क्या कहते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हाई पोटेंशियल से निकलती है या पॉजिटिव से निकलती है और लो पोटेंशियल में जाके टर्मिनेट हो जाती है ना? वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर उसने क्लोज लूप बना दिया तो इसका मतलब जहां से शुरू वहीं खत्म। पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होता है, तो वो जहां से शुरू वहीं खत्म, मतलब वही पॉइंट हाई पोटेंशियल भी और वही पॉइंट लो पोटेंशियल भी, और ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हम पढ़ते हैं जेन्युइन इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा होता है, बेसिक जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कभी क्लोज लूप नहीं बनाता है, जबकि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्लोज लूप बनाता है। और सबसे आखिर में मैंने क्या लिखा है? इसका फॉर्मूला। क्या लिखा है मैंने इसका फॉर्मूला? देखो, ये लिखा है -d∅/dt। अच्छा, -d∅/dt क्या होता है जरा मुझे ये बता दो। -d∅/dt क्या होता है? -d∅/dt इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है -d∅/dt। अच्छा, ईएमएफ क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वो बेसिकली एक पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ तुमसे कि ये जो -d∅/dt है
ये तो तुम पढ़ चुके हो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी, उसका मैग्नीट्यूड होता है डी फाइव बाई डी टी, और अगर मैग्नीट्यूड नहीं लिखना पूरी बात लिखनी है तो माइनस डी फाइव बाई डी टी। ओके। और आप ये जानते हो ना कि क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है, तो हम कह सकते हैं ये पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ई डी आर। क्या लिख सकते हैं, ई डॉट डी आर, और ये माइनस डी फाइव बाई डी टी आ गया। लेकिन ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि एक नॉन कंजर्वेटिव होता है। कैसा होता है, नॉन कंजर्वेटिव। तो मैं यहीं लिख रहा हूँ इसी को, फॉर्मूले को, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कैसा है, यहाँ तेरी याददाश्त के लिए, नॉन कंजर्वेटिव। तो ये वही लिखा है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, जिसको आप पोटेंशियल कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो पोटेंशियल इज हेयर इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ इज माइनस डी फाइव बाई डी टी। ओके, तो 4 पॉइंट्स बताए हैं। क्या बताया, पहला, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है नेचर में, ये हमेशा क्लोज लूप बनाता है, और इसका फॉर्मूला लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल या डी आर इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। देखो, अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाएगा तो एक सर्कुलर रीजन में ही मैग्नेटिक फील्ड दिया होगा उससे रिलेटेड, चाहे आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं या नीट की, और 12th क्लास के बच्चों से तो पूछते नहीं है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों ये जो एक सर्कुलर रीजन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, मैं ये मान लेता हूँ कि इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, और इसके अंदर ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है जिसका सिंबल मैं लिख देता हूँ बी। और फॉर एग्जांपल ये मैं एक लोकेशन ले लेता हूँ जो कि स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, ये एक लोकेशन यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ से होता हुआ इस तरह से एक क्लोज लूप बना दोगे, ठीक है। ये जो एक रैंडम लोकेशन है पॉइंट पी, तो इस जगह से होता हुआ क्या बना दिया मैंने यहाँ पर, एक क्लोज लूप। ये कौन सा पॉइंट था, जिस जगह फॉर एग्जांपल मुझे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, मैंने आपसे कहा कि मुझे पी पॉइंट पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, तो आप पी पॉइंट से होता हुआ एक क्लोज लूप बना दोगे, और उसके बाद क्या अप्लाई कर दोगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। आप ये अप्लाई कर दोगे, वैल्यू पुट करके देखें तो ये बच्चों आ जाएगा E इंटू टू पाई आर, समझ रहे हो ना, E डॉट डी एल, ई डी एल कॉस थीटा, और ई डी एल कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द टेंजेंट ही होगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्लोज लूप ही बनाएगा, तो जो डी एल की डायरेक्शन है वही होगी, इसलिए कॉस थीटा, और इज इक्वल टू, तो डी एल क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, तो छोटी सी लेंथ डी एल है, ये छोटी सी लेंथ डी एल है ये वाली, और जब इंटीग्रेट कर दोगे तो ये पूरा का पूरा लूप बन जाएगा, और पूरे जो लूप की लेंथ होगी वो 2 पाई आर होगी, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एल को 2 पाई आर लिख दिया है। और आगे लिखा है माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई, जहाँ फाई क्या होगा बच्चों, फाई होगा बी और ए और आगे कॉस थीटा, है ना, तो कॉस थीटा इज़ 1, क्योंकि जो लूप का एरिया है वो भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, और मैग्नेटिक फील्ड भी उसके अलोंग ही है, समझ रहे हो। और बी ए कॉस थीटा, ठीक है, जो मैंने डायग्राम जो दिखा रखा है उसमें थीटा 180 डिग्री है, क्योंकि किसी भी लूप का एरिया परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होता है, तो जैसे तुम इस टाइम देख रहे हो तो एरिया तुम्हारी तरफ होगा, है ना, पेपर के बाहर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड पेपर के अंदर की तरफ है, तो इसमें कितना एंगल हो गया 180, तो मैंने लिख दिया है कॉस 180। तो ई इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू, तो यहाँ से माइनस डी बाई डी टी ऑफ, बच्चों बी इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, और ए मतलब एरिया, तो कितना एरिया ये कवर कर रहा है, पाई आर स्क्वायर, और कॉस 180 होता है -1, ई इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू, तो माइनस को मैं सेटल कर देता हूँ, और ये पाई बी को निकाल देता हूँ बाहर, नहीं बी को बाहर नहीं निकालते हैं, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पर वेरिएबल है, तो पाई आर स्क्वायर को बाहर किया, माइनस माइनस हुआ प्लस, और क्या बचा, डी बी बाई डी टी, राइट, एंड दिस पाई इज कैंसिल्ड एंड 1 आर इज ऑल्सो कैंसिल्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू आ गई है, आर बाई टू डी बी बाई डी टी, आर बाई टू डी बी बाई डी टी। अब मान ले यहीं पे क्या होता है कि ये जो मैंने आपको दिखाया मैग्नेटिक फील्ड, फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे बाहर की तरफ बना देता है ऐसे, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैं फिर आपसे वही कहता कि बी है, और मैं आपसे इस जगह ये पूछ लेता कि बच्चों ये बताओ मुझे कि ये जो लोकेशन पी है यहाँ पर क्या है वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की, सॉरी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो आप यहाँ से होता हुआ सबसे पहले एक क्लोज लूप बनाते,
है ना। अब मेरे साथ साथ जल्दी से शुरू हो जा। एक क्लोज लूप बनाते, फिर क्या लिखते, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी लिख देते। ये ई आ जाता बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल हो जाता टू पाई आर, ठीक है। और ए डॉट पी, ए भी कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा कहाँ गया, कॉस थीटा 1 है, क्योंकि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अलोंग द टेंजेंट ही होगा, डी एल के अलोंग ही आ रहा होगा, ठीक है, वो भी क्लोज लूप बना रहा होगा। तो E इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू, यहाँ पर आता माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाइव, तो माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाइव की जगह क्या लिख देते, बी ए कॉस 180 नहीं 0 s बार। मैग्नेटिक फील्ड भी प्लेन के बाहर की तरफ है, पेपर के बाहर, एरिया भी बाहर की तरफ है, कॉस 0 हो गया 1। तो E इंटू टू पाई आर इज इक्वल टू आ जाता, बोलो भाई, एरिया, तो माइनस एरिया इज पाई आर स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा हुआ है, डी बी बाई डी टी, पाई और आर को कर दे सेटल, आंसर आ गया बोल कितना, माइनस आर बाई टू डी बी बाई डी टी। तो माइनस आर बाई टू डी बी बाई डी टी लिखा हो या प्लस आर बाई टू डी बी बाई डी टी लिखा हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो दोनों बातें ठीक हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। वो तो डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड एरिया के पैरेलल था या वो एरिया के एंटी पैरेलल था। तो ये हैं अब वो 5 बातें जो कि अब हमने कंक्लूड कर ली हैं, और इसी में से ही कुछ ना कुछ तुम्हारे काम आ जाएगा अगर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पे सवाल आएगा तो इन 5 बातों के अलावा कोई छठी बात नहीं होने वाली है। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस होता है, हमेशा क्लोज लूप बनाता है, नॉन कंजर्वेटिव नेचर में होता है, जो इसका मेन फार्मूला है, जो मदर फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इज माइनस डी फाइव बाई डी टी। और इससे सिंप्लीफाई करके जब किसी सर्कुलर रीजन में एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड दे रखा हो तो किसी लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है आर बाई टू डी बी बाई डी टी, ये उसका मैग्नीट्यूड आता है। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और इससे शायद आप थोड़ा बेहतर समझ पाएँ। यूनिफॉर्म बट, ये एक बच्चे ने डाउट की तरह भेजा है मुझे, यूनिफॉर्म बट टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन अ रीजन ऑफ रेडियस ए एंड डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस आर विच इज ग्रेटर देन ए फ्रॉम द सेंटर। डायग्राम आपके सामने है, 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। चलिए, उन्होंने कहा आर ग्रेटर देन ए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोकेशन है जहाँ पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है वो इस सर्कल के कहीं बाहर है और आर को ए से ग्रेटर कहा गया है, राइट। तो क्या बताया था मैंने, यहाँ से होता हुआ सबसे पहले ड्रॉ कर दोगे क्या, एक क्लोज लूप, राइट। और उसके बाद क्या कहोगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल, ये किसके बराबर होता है, डी फाइव बाई डी टी के, ठीक है। हमें बस मैग्नीट्यूड की यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, बस उसी से पता चल जाएगा, वो प्लस माइनस तो आपको साइन बता रहे होते हैं। तो डी फाइव बाई डी टी, राइट। और फाई आप जानते ही हो कि ये बी ए होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ बी ए होगा एरिया, सो डी बाई डी टी ऑफ बी ए, दिस वन, दैट इज़ ई डॉट डी एल है। और जो आपने बनाया है, ये जो क्लोज लूप आपने बनाया है, इसके लिए ई डॉट डी एल आ गया, और दैट इज़ टू पाई ए बेसिकली, ई इंटू टू पाई ए, और इज इक्वल टू जो ई डॉट डी एल है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस जगह चाहिए, तो यहाँ से होता हुआ दिस इज ई डॉट डी एल इज़ टू पाई, सॉरी नॉट ए तो इसकी रेडियस थी, आई एम सॉरी, ए तो इसकी रेडियस थी, तो ये टू पाई ए नहीं होगा, जो आपने लूप बनाया है उसका आपको यहाँ पर पेरीमीटर लिखना होता है। तो ई डॉट जो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल है वो टू पाई आर बनेगा, जो आपने ये जो लूप बनाया ये वाला जिसकी रेडियस का सिंबल आर है और आर ए से बड़ा है, और इज इक्वल टू, अगर हम देखें तो ये ए मतलब एरिया, कौन से वाला एरिया जिसमें फ्लक्स है, और फ्लक्स तो सिर्फ पाई ए स्क्वायर एरिया में है, और आगे लिखा है डी बी बाई डी टी, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है ए स्क्वायर अपॉन टू आर डी बी बाई डी टी। तो मैंने कहा वो जो मैंने अभी 5 बातें पीछे लिखी, तो उसके अलावा कोई नई बात है ही नहीं, उसी से होना है हर कोई सवाल। देख 2 स्टेप का ही सवाल था, बस जो आपने लूप बनाया है यहाँ पर उसका पेरीमीटर लिखना है, टू पाई आर इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं ई जो है वो 1 अपॉन आर
के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब जैसे जैसे आर बढ़ता है वैसे वैसे ई कम होगा, तो ऑब्वियसली ई डिक्रीज होगा। जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, तो डिक्रीज वाला ऑप्शन देखना है, वो भी 1/r। तो सेकेंड इज द राइट चॉइस। और बच्चों ये भी एक सवाल मुझे आप लोगों ने डाउट के लिए भेजा है, ये भी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का ही सवाल है। तो सवाल भेजने से पहले देख तो लिया करो, कुछ इंसान बन जाओ, कुछ ही भेज देते हो तुम हैं। ये आईआईटी प्रीवियस ईयर है ये सवाल, अच्छा खासा सवाल है। कहाँ ये जेई मेंस और नीट में आएगा, अभी पहले जेई मेंस तो निकाल लो, बाद में एडवांस की बात करना। और नीट वालों चलो समझने की कोशिश कर लो, हो सकता है थोड़ी मैकेनिक्स ही समझ जाओ इस बहाने, बाकी पेपर वेपर में ऐसा सवाल डायरेक्ट नहीं आएगा। देखो, तो उसने क्या कहा है, ये एक रिंग रखी है, देख क्या लिखा है, कंडक्टिंग रिंग है, मास एम है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और अंदर ये एक रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है, इसकी रेडियस आर है और रिंग की रेडियस ए दे रखी है। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी गेन्ड बाय रिंग व्हेन फील्ड इज स्विच्ड ऑफ, है ना। देखने में बड़ा छोटा सा सवाल है लेकिन कंसेप्ट बढ़िया वाला लगने वाला है। सबसे पहले तो ये बता दे कि जो रिंग है, एट रिंग, जो रिंग है वहाँ पर क्या लगाओगे, ई डॉट डी एल। अब सीधा लिख दूँ ई डॉट डी एल, तो डी एल की जगह सीधा 2 पाई ए लिख दूँ। डी एल का इंटीग्रेशन क्या होता है, जो तुमने लूप बनाया है ना, या जिस जगह तुम्हें इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, हमें कहाँ चाहिए, रिंग पे, तो इसलिए रिंग पहले से ही लूप बना हुआ है तो उसका 2 पाई ए इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, इज इक्वल टू द डी बाई डी टी ऑफ फाई। फाई क्या होता है, बी ए क्या होता है, एरिया। एरिया कितना होता है, वो वाला एरिया होता है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड कितने एरिया में है, पाई आर स्क्वायर, और डी बी बाई डी टी आ जाएगा। अरे समझ गए, डी बाई डी टी ऑफ फाई लिखा था, फाई को बी ए लिख दिया, ए को बाहर कर दिया, ये पाई को कर दिया कैंसिल। ई इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2a डी बी बाई डी टी, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। देख इतना ही पूछ ले वही बहुत है भैया, हाँ जी, मेंस और नीट में बस इतना ही बहुत है। अब आगे की बात ये एडवांस वाले ही पूछ सकते हैं, ऐसे 2-3 कॉन्सेप्ट मिला के पूछ लेते हैं ये। अब भैया चलाता है फोर्स और घुमाता है टॉर्क, शाबाश। टॉर्क क्या होता है, क्या होता है टॉर्क, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ जी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। क्या होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, क्यू ई। क्या होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, क्यू ई। तो Q मतलब चार्ज, लैम्डा इंटू 2 पाई ए। नहीं समझ में आया ना, नहीं समझ में आया। हाँ, ये क्या लिखा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ है ये यूनिट लेंथ का चार्ज है। तो पूरी रिंग पे कितना होगा, रिंग की टोटल जो लेंथ है 2 पाई आर, उससे मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो लैम्डा इंटू रिंग का जो 2 पाई आर मतलब रेडियस जो ए दे रखी है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू ये इसकी जो रिंग की टोटल सरकमफ्रेंस है, पूरा चार्ज हो गया, ठीक है। और चार्ज को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, आर स्क्वायर बाई 2a डी बी बाई डी टी। समझे, तो ये कौन है, ये है चार्ज, और ये कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ई, ये तो फोर्स बना, पर मुझे तो टॉर्क चाहिए, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कैसे लग रहा होगा, अलोंग द टेंजेंट लग रहा होगा ना, ऐसे, इस जगह ऐसे लग रहा होगा, यहाँ पे ऐसे लग रहा होगा, यहाँ पे ऐसे लग रहा होगा, तो हर जगह इस तरीके से, हर छोटे छोटे एलिमेंट पे इस तरह से लग रहा होगा, राइट। तो उसकी अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो वो रेडियस के बराबर ही तो होगी, और रेडियस कितनी है इसकी रिंग की, ए। तो दिस इज क्यू ई, दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये एक ए में कैंसिल कर दूं, एक तो ये देखिए 2 और एक ये कैंसिल कर दिया, तो टॉ क्या नज़र आ रहा है, टॉर्क, देखना कुछ रह ना जाए, लैम्डा पाई आर स्क्वायर ए, लैम्डा पाई आर स्क्वायर ए डी बी बाई डी टी। लैम्डा पाई आर स्क्वायर ए डी बी बाई डी टी। अब ये जो डी टी है ना, इसको इधर शिफ्ट कर दे, तो टॉ डी टी इज लैम्डा पाई आर स्क्वायर ए डी बी। और दोनों तरफ कर दे इंटीग्रेशन। याद है, क्या याद है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, कहता है ना, मतलब डी पी इज इक्वल टू एफ डी टी। तो इंटीग्रेट
कर दें तो ये चेंज इन लीनियर मोमेंटम हो जाता है जो एफ डी टी के बराबर होता है। और इंटीग्रेशन ऑफ डी पी की जगह इंटीग्रेशन ऑफ डी एल आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम, फोर्स की जगह कौन आ जाएगा, टॉर्क। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी आपको चेंज इन लीनियर मोमेंटम देता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क डी टी आपको चेंज इन एंगुलर मोमेंटम दे देगा। क्या देगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। क्या दे देगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। लिख देता हूँ यहाँ, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा इससे। और वो कितना होगा, लैम्डा पाई आर स्क्वायर ए, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी इज बी, और फाइनल लिमिट है 0 और इनिशियल लिमिट है बी नॉट। कैसे, क्योंकि उसने बोला है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ कर देना है, तो मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ कर देंगे 0 हो जाएगा, और शुरुआत में कितना है, बी नॉट है। समझ गए। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम यहाँ से मुझे मिलने वाला है। तो शुरुआत में कितना एंगुलर मोमेंटम था, आई ओमेगा, और सॉरी 0, और बाद में कितना हो जाएगा, आई ओमेगा। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम का इधर मैग्नीट्यूड ले लूँगा, तो फिर इधर का भी मैग्नीट्यूड ही ले लूँगा। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा आई ओमेगा, क्योंकि अभी इस टाइम अभी रिंग रुकी हुई है, और जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ किया वो घूमने लगी, तो अभी तो कोई एंगुलर वेलोसिटी है नहीं, तो अभी तो आई ओमेगा 0 है, और जब वो घूमने लगेगी तो ओमेगा आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, जो फॉर्मूला होता है शुरुआत का आई ओमेगा 0 है, इज इक्वल टू, बस मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ले लिया दोनों तरफ, तो लैम्डा पाई आर स्क्वायर ए इधर आ जाएगा 0 माइनस बी नॉट, लेकिन मुझे बस मैग्नीट्यूड लेना था, ठीक है। और आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। भैया रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं बताऊं या याद है, क्या याद है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता, कितना होगा, एम आर स्क्वायर, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितनी है, ए, तो ये एक ए हट गया, है ना। और क्या आंसर बचा है, लैम्डा पाई आर स्क्वायर बी नॉट अपॉन एम ए। ओके, तो कॉन्सेप्ट थोड़ा रिवाइज हो गया, एंगुलर मोमेंटम का, टॉर्क का, और इसमें इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग गया। लेकिन जेई मेंस और नीट लेवल पे बस इतना ही कहूँगा फिर से कि ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अगर याद है तो तुम्हें काफ़ी याद है। ओके बच्चों, थैंक यू।